हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे अपना टॉपिक कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन में आपने पढ़े थे रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, और पिछले क्लास में पढ़े थे सू बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वहाँ कंसिडरेशन वाला जो यूनिट था वो वहां पे जाके कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चल गए हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और क्या क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। जैसे ऑफर पढ़ लिए, एक्सेप्टेंस पढ़ लिए, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गया था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट बन चुका है। अब एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और क्या क्या चीज चाहिए, वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हेडिंग करना। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, अदर एसेंशियल elements of a valid contract. Other essential elements of a valid contract, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और क्या क्या चीज जरूरी है। एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट तक पहुंच गए। अब एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में ले जाने के लिए व्हाट आर द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे सेक्शंस भी आने लगेंगे। अभी तक मैं सेक्शंस नहीं लिखा रहा था, अब धीरे धीरे सेक्शंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना इसके अंदर सेक्शन 10, अब सेक्शन के लिए मुझे बच्चे पूछते हैं सर सेक्शन याद करें क्या। ठीक है, तो जहां जितना सेक्शन क्लास में लिखाया जा रहा है उतना भी अगर याद कर लिए तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, सारा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, क्लास में इंपॉर्टेंट सेक्शन सारे लिखा दिए जाएंगे, उतना भी अगर तुम याद कर लिए दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, देखना सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides that an agreement in order to be a contract an agreement in order to be a contract must satisfy the following conditions. Must satisfy the following conditions. ठीक है, तो क्या क्या चीज जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, फ्री कंसर्न। पॉइंट नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कुछ समझ में भी नहीं आएगा लिखते चलो, है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पॉइंट नंबर बी, फ्री कंसर्न, लॉफुल consideration and lawful object,
lawful consideration and lawful object. Not expressly declared as void. Not expressly declared as void. ठीक है, चलो तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है एकदम। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 4 पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। ठीक है, चलो हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1। एक एक करके पढ़ेंगे चारों, है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लिखना। It refers to the competence of the parties. It refers to the competence of the parties to make a contract. Full stop. It is one of the essential elements of a valid contract. ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टी या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है कि जो दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, जो दो व्यक्ति ऑफरर एंड ऑफरी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, उनका कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, मतलब वो लोग अलाउ है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और कौन कौन वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट, मतलब वो लोग सक्षम है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। और इनकॉम्पिटेंट का मतलब है वो लोग जिनको लॉ मना करता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन है वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस सेक्शन deals with capacity of a person. This section deals with capacity of a person. Full stop. Every person is competent to contract. हर व्यक्ति competent है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Every person is competent to contract, मतलब हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जो कि पॉइंट नंबर 1 has attained age of majority. मेजॉरिटी मतलब जो 18 साल का हो चुका है, मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। सर जो 18 साल से छोटा है उसका क्या होगा, वो अपने पढ़ेंगे अभी। ठीक है,
पॉइंट नंबर बी, इज ऑफ साउंड माइंड, जो दिमागी तौर पे ठीक है, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है जिसका दिमागी स्थिति ठीक है, जो अपना डिसीजंस खुद ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साउंड माइंड। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, is not disqualified from contracting, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं है बाय एनी लॉ। कोई भी लॉ उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं रोकता। ठीक है, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन बाय एनी लॉ। ठीक है, तो तीन टाइप के लोग, तीन चीज जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पहला, हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो 18 साल का नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। दूसरा, जो कि साउंड माइंड का होना जरूरी है। और तीसरा, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई लॉ उस व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है मना किया हुआ है कोई लॉ में। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब कोई लॉ में मना नहीं किया हुआ है तो ही वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, अब अपने एक एक करके पढ़ेंगे तीनों चीज को। पहला, एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा साउंड माइंड, और तीसरा डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या चल रहा है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसके अंदर 3 पॉइंट आ चुका है, मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड। स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1। एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एज ऑफ मेजॉरिटी। सिंपल सा बात है, एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब तो इंडिया में मेजॉरिटी मतलब क्या, अगर 18 साल के हो गए तो तुम मेजर हो, और 18 साल से पहले यू आर अ माइनर। माइनर मतलब छोटे बच्चे हो, अभी तुम माइनर हो। ठीक है, देखना हेडिंग है एज ऑफ मेजॉरिटी। इन इंडिया द एज ऑफ majority is on completion of 18 years of age. Any person below the age of 18 years is a minor for the purpose of contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एक माइनर है। फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर दी रूल्स गवर्निंग माइनर। फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्निंग माइनर। माइनर के रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है। ठीक है, तो जनरल लॉ बोलता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से बड़ा है वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अगर एज 18 साल से कम है तो उसको माइनर बोलते हैं, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है,
अब कुछ रूल्स है माइनर से रिलेटेड, बहुत सारे रूल्स हैं, हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर करेंगे पॉइंट नंबर 1, किसके अंदर चल रहा है, माइनर के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड with or by a minor is void ab initio, void ab initio, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के द्वारा या माइनर के साथ किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉट एनफोर्सेबल, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, जो वैलिड नहीं है, उसको वॉइड बोलते हैं। और एब इनिशियो का मतलब होता है बिगिनिंग से। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, उसी समय से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। समझ में आ गया किसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। चलो लिखेंगे इसके अंदर, अ माइनर इज नॉट competent to contract. A minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning. Is void from the very beginning, मतलब स्टार्टिंग दिन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, void है, ठीक है। एक बहुत फेमस केस हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, देखना पहले लिख लें हम लोग। इन द केस ऑफ, केस याद रखने की जरूरत नहीं, नाम याद नहीं भी रहने से चलेगा एग्जाम में। केस का समझ होना चाहिए और पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, क्या है केस और क्या डिसीजन आया, ठीक है। एग्जैक्टली केस लाइन बाय लाइन याद करना कोई जरूरी बात नहीं है, और केस का नाम अगर याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं भी हो सकता तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। इन द केस ऑफ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मादास घोष, in the case of Mohori Bibi versus Dharmadas Ghosh, a minor borrowed 20,000 rupees from a landlord by giving security as mortgage, by giving security as mortgage. After a few months
minor filed a case that the mortgage executed by him is void and should be cancelled. Is void and should be cancelled. It was held that mortgage is void and minor is also not liable to repay the money. Minor is not liable to repay the money. तो ये क्या बात हुआ सर? ऐसा ना इंसाफी, एक माइनर है, ठीक है, वो गया एक व्यक्ति के पास, जैसे ये ए है, बी के पास गया और 20,000 रुपए लोन लेके आया, ये बोल के कि तेरे को 20,000 रुपए मैं चुका दूंगा। बी बोला क्या गारंटी है 20,000 रुपए चुका देगा तू? तो माइनर बोला ये ले, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तेरे पास गिरवी रहा, ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, ले ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी तेरे पास गिरवी रहा, मैं 20,000 रुपए दूंगा और मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वापस लूंगा। बी बोला चल ठीक है, 20,000 रुपए दे दिया और प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कर लिया, मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रख लिया। बाद में माइनर क्या बोल रहा है कि मेरा जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? क्योंकि मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं बोल रहा है वो, क्या हो रहा है, मैं बच्चा हूं, मेरे द्वारा कोई किया गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है वैलिड नहीं है, लॉ बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनिशियो है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो ये प्रॉपर्टी तुम नहीं रख सकते, ये प्रॉपर्टी का जो गिरवी रखा है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का गिरवी रखना वैलिड नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरा हुआ। तो बी बोला चल ठीक है प्रॉपर्टी तेरा हुआ, पैसे दे दे मेरे 20,000। बी बोल रहा है, ए बोला मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, माइनर हैज नो लायबिलिटी, माइनर का कोई लायबिलिटी नहीं है। और कोर्ट भी यही डिसाइड किया कि माइनर का कोई लायबिलिटी नहीं है, तो माइनर 20,000 रुपए देने के लिए लायबल नहीं होगा, और माइनर का जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया है वो प्रॉपर्टी भी वापस करना पड़ेगा। तो नाइंसाफी हो गया ये। तो बी क्या बोला? बी बोला कि प्रॉपर्टी भी वापस करूंगा और 20,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो कोर्ट क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आना चाहिए था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, और अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम जानो हमारा कोई उसमें लायबिलिटी नहीं है। लॉ बोलता है हम तुमको नहीं बचा सकते, प्रॉपर्टी वापस करना पड़ेगा, और माइनर अगर 20,000 रुपए नहीं देता है तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। लॉ बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं मानते। समझ में आ रहा है? कौन सा केस में ये डिसाइड हुआ था? कोर्ट डिसाइड किया ये बात, कोर्ट ये बात बोल रहा है। कौन डिसाइड, कौन सा केस में? मोरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक है, क्लियर है पॉइंट नंबर 1। तो कोई भी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेना, ठीक है, काम आएगा बहुत। देखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, ratification after attaining majority, ratification after attaining majority, ठीक है, पहले लिख लेंगे फिर देखते हैं, ठीक है। A minor cannot ratify the agreement
on attaining majority. A minor cannot ratify the agreement on attaining majority, as the original agreement is void ab initio. Void ab initio मतलब void from the beginning. And void agreements can never be ratified. Void agreements can never be ratified. एग्जाम्पल, ठीक है. रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, इसका मतलब क्या है देखना. कोई कॉन्ट्रैक्ट अपन जब एंटर किए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब अपने एंटर किए तब अपने माइनर थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो उस समय एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द माइनर और बाय द माइनर इज वॉइड. वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है. उस समय सपोज एज था 17 इयर्स, ठीक है, तो उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. अब 18.5 इयर्स, अब क्या हो गए, अब मेजर हो गए, अब माइनर नहीं रहे, अब बच्चे नहीं रहे तुम, अब मेजर हो गए, 18.5 के हो गए, 18.5 इयर्स के, ठीक है. तो जब 18.5 के हुए तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? क्या अब इसको रेटिफिकेशन का मतलब होता है पुराना चीज को जो 17 साल में एंटर किया था, अब 18.5 में उस चीज को वापस से करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो लॉ बोल रहा है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जा सकता है? तो लॉ बोल रहा है नो, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड. रेटिफाइड का मतलब होता है कंटिन्यू करना, पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट, पिछले बार का कॉन्ट्रैक्ट. तो लॉ बोल रहा है पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट 17 साल की उम्र में एंटर किया गया था 18.5 इयर्स के उम्र में, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू या कॉन्ट्रैक्ट को अब एनफोर्स नहीं कर सकते. नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा अगर दोनों पार्टी चाहते हैं तो, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू या पुराना कॉन्ट्रैक्ट को अब एनफोर्स नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? वही बोला है, अ माइनर कैनॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी. जब 18 साल का हो जाएगा तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को अब एनफोर्सेबल है वो नहीं बोल सकता. एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. जब पहला वाला ही वॉइड है तो बाद में वॉइड को रेटिफाई नहीं कर सकते. वॉइड एग्रीमेंट्स कैन नेवर बी रेटिफाइड. ठीक है, क्लियर एकदम. चलो लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल इसका. X a minor makes a promissory note. X a minor makes a promissory note in the name of Y. X a minor makes a promissory note in the name of Y. तो वो तो promissory note मतलब समझ में आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो वो जो promissory note है वो तो void है उस समय. बाद में on attaining majority, on attaining majority he cannot ratify it. And if he ratifies the old promissory note, then it is
also void, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। अब पुराना, अब देखो पुराने में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुम चाहो तो नया कॉन्ट्रैक्ट करो, वापस से तुम दोनों नया कॉन्ट्रैक्ट करो उस विषय में, उसमें लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट जब तुम बच्चे थे तब जो कॉन्ट्रैक्ट किए हो, बड़े होने से उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चा जब कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय वॉइड था, तो जो कोई चीज अगर वॉइड है तो वो फिर वॉइड ही रहेगा, उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। तुम चाहते हो वापस से उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करना तो तुम नया कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन पुराने वाले को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, minor can be a beneficiary or can take benefits out of a contract. Minor can be a beneficiary or can take benefits out of a contract, ठीक है। तो लॉ बोल रहा है माइनर का कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, माइनर हैज नो लाइबिलिटी। इसका सेक्शन लिखे थे क्या आपने, लिखे थे इसका सेक्शन आपने लिखे, माइनर वाला नहीं लिखे ना, यहां लिख दो तो थोड़ा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 11, ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी। ऐसे तो चल रहा है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सेक्शन नंबर 10 चल रहा है, ठीक है, उसमें ये वाला अटेनिंग मेजॉरिटी 11 है और अनसाउंड माइंड 12 होगा फिर, ठीक है। चलो वापस से आ जाते हैं हम लोग। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे माइनर को अगर फायदा हो रहा है, माइनर को अगर बेनिफिट्स हो रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माइनर कर सकता है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, लॉ बोलता है अगर माइनर का फायदा है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर माइनर का बेनिफिट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर माइनर वैसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर माइनर का कोई लाइबिलिटी आता है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। मतलब अ माइनर हैज नो लाइबिलिटी, माइनर का कोई लाइबिलिटी नहीं, मतलब वो पैसा देगा नहीं, ही इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट, पैसा नहीं देगा, उसका लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज से फायदा हो रहा है माइनर को, या कोई चीज से बेनिफिट्स हो सकता है माइनर को, तो माइनर वैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो सर इसका एग्जांपल क्या होगा सर? देखो जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म ए बी एंड सी। अब डी एक माइनर है, वो लोग चाहें तो डी को क्या बना सकते हैं, दे कैन मेक डी एज अ पार्टनर, उसको पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन किसके लिए? प्रॉफिट्स ओनली। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो डी को हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, लेकिन अगर बाई चांस लॉस हो जाएगा तो डी लॉस बियर नहीं करेगा। तो सर डी को क्यों बनाएंगे पार्टनर फिर? अगर डी पैसा मिलते समय आ जाएगा, प्रॉफिट ले लेगा, लेकिन जब लॉस देने का टाइम आएगा तो लॉस का पैसा नहीं देगा, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर क्यों बनाएंगे हम? तुम सोचो और बताओ, ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर क्यों बनाएंगे? हो सकता है अपने को कुछ फायदा हो उस व्यक्ति से, वो माइनर के आने से हो सकता है कुछ फायदा हो अपने को, इसीलिए अपने उसको पार्टनर बना सकते हैं। सर बच्चे के आने से क्या फायदा होगा सर? छोटा सा बच्चा है सर, 12 साल 15 साल का बच्चा, हमारा बिजनेस में क्या फायदा करेगा सर वो? अब देखना, तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूं कैसे फायदा होगा, देखना। सपोज दिस इज अ डांस एकेडमी, ये एक डांस एकेडमी है, ए बी और सी
मिलके क्या कराते हैं, डांस सिखाते हैं। ए बी और सी क्या कराते हैं, डांस सिखाते हैं, ठीक है। अब डी क्या है, डी एक बच्चा है, कितने साल का, 12 साल का। लेकिन 12 साल की उम्र में डी जो है, DID लिटिल चैम्प्स का ये विनर हो गया है। अरे मिस्टर डी बच्चा है 12 साल का, DID लिटिल चैम्प्स का विनर हो गया ये। अब बताओ ये डी को अगर हम यहां पार्टनर बनाएं तो डांस एकेडमी को फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा, क्योंकि ये डांस एकेडमी का अब नाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बच्चे आएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर डी जो है वो डांस सिखाता है, और मिस्टर डी क्या है, DID लिटिल चैम्प्स का विनर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख रहे हो बच्चे लोग कैसा खेल कर दे रहे हैं, बच्चे लोग कैसा फायदा दिला सकते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है करो, लेकिन वो माइनर के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए, माइनर को उससे फायदा होना चाहिए। अगर माइनर का लाइबिलिटी आ जाएगा तो माइनर वो लाइबिलिटी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनाना है तो बनाओ, लेकिन वो पार्टनर किसके लिए बनेगा, ओनली फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर लॉस हो गया तो वो लॉस बियर नहीं करेगा, ठीक है। लिखें, इतना हम लोग लिख लें, समझ में आ गया सबको। देखना, दो अ माइनर is not competent to contract, though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents him from making the other party bound to माइनर। मतलब माइनर भले ही कंपिटेंट ना हो, भले ही माइनर का कोई लाइबिलिटी ना हो, लेकिन माइनर को अगर कोई चीज से फायदा हो रहा है तो उसको वो एनफोर्स कर सकता है, ठीक है, फुल स्टॉप। A minor can enter into a contract for the benefits of him. A minor can enter into a contract for the benefits of him. Next paragraph. A minor cannot become partner in a minor cannot become partner in a partnership firm. A minor cannot become partner in a partnership firm, but with the consent of all the partners. But with the consent of all the partners, he can be admitted to the benefits of partnership firm. He can be admitted to the benefits of the partnership firm. ठीक है, क्लियर है सबको। तो बेनिफिट्स अगर हो रहा है पार्टनर को, माइनर को अगर बेनिफिट्स हो रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर,
तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज में उसका लाइबिलिटी अराइज हो रहा है तो माइनर वो चीज देने से मना कर सकता है, या माइनर बोल सकता है मेरे साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, ठीक है। क्लियर है 3 पॉइंट, हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक, क्लियर है तीनों पॉइंट एकदम। चलो तो हम लोग इतना पढ़ेंगे आज की क्लास में, कंटिन्यू करेंगे रूल्स गवर्निंग माइनर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो थैंक यू।